Class 8 student, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा है बच्चों कि लॉकडाउन को लेकर स्कूल बंद है, पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम ठप है। विद्यालय ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का व्यवस्था किया है। सबसे पहले तो आप लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तक का इंतजाम कर लें, क्योंकि बगैर पाठ्य पुस्तक के पढ़ाई संभव नहीं है। और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें, घर पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें, खुद से पढ़ने की कोशिश करें। क्लास 8 के स्टूडेंट कम से कम थोड़ा लेबर बढ़ाइए, थोड़ा मेहनत कीजिए घर पे। आप बहुत हद तक मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। किताब के लिए आप विद्यालय से संपर्क कीजिए, वहां से व्यवस्था कीजिए, अपने पाठ्य पुस्तक का इंतजाम कीजिए और जिस टॉपिक को पढ़ाया जाना है, बताया जाना है, उस टॉपिक को एक बार कम से कम सेल्फ स्टडी जरूर कर लीजिए। यहाँ हम आपको मेन टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसको आप लोग कीवर्ड के रूप में कहते हैं, टर्मिनोलॉजी है, ये शब्द क्या है, इसका क्या मतलब है, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्लास 8 को साइंस में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हिंदी में हम इसको कहेंगे फसल उत्पादन और उसका प्रबंध। यही इसका मतलब हुआ हिंदी में, फसल उत्पादन और उसका प्रबंध। मैनेजमेंट का मतलब प्रबंध होता है, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन होता है, क्रॉप का मतलब फसल होता है। अब एक शब्द आया है कि फसल किसको कहते हैं, क्रॉप क्या है। तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसे दी जाएगी कि जब जमीन के एक बहुत बड़े टुकड़े में एक ही तरह के पौधे दिखाई देते हों, तो उसी को हम लोग फसल या क्रॉप कहते हैं। जमीन के एक बड़े टुकड़े में जब एक ही तरह का पौधा है, जैसे आप गेहूं का खेती देखा होगा, बहुत बड़े टुकड़े में केवल गेहूं का बीज है, मक्के का बीज है, सरसों का बीज है, तो वो क्या है, फसल है। तब आप इसकी परिभाषा किस रूप में दे सकते हैं, इसकी परिभाषा दिए जा सकते हैं इन द लार्ज कल्टिवेटेड एरिया इफ ए लार्ज नंबर ऑफ द सेम प्लांट आर ग्रोन देन इट इज कॉल्ड क्रॉप। अगर एक बहुत बड़े जमीन के भूभाग में एक ही तरह के पौधे आपको नजर आ रहे हैं, तो वो एक फसल है। अब सीजन के अनुसार फसल दो वर्गों में बांटा गया है। दे आर कॉल्ड खरीफ एंड रबी क्रॉप। जैसा कि खेती बाड़ी की जो पद्धति है, इससे हम लोग बहुत हद तक अवगत हैं, बहुत सारी बातों को हम लोग जानते भी हैं, कुछ बातों को यहाँ जानने का भी मौका मिलेगा। खरीफ फसल उसको बोला जाता है जो बरसात के शुरुआत में लगाई जाए और मार्च अप्रैल में काट ली जाए, उसको हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप। और दोज क्रॉप, हाँ ठीक, आप एक बार फिर से सुन लें। खरीफ क्रॉप आर दोज क्रॉप विच इज ग्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन and harvested in the month of September October। सोयाबीन, पैडी, ग्राउंडनट, ये सब हमारा खरीफ क्रॉप है। रबी क्रॉप उसको बोलते हैं जो जाड़े के प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, आर ग्रोन एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, लाइक व्हीट हुआ, मस्टर्ड हुआ, ग्राम पी, ये सब जो है वो रबी क्रॉप की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमको कि बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, मतलब कृषि कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं। कृषि कार्य को करने के लिए, फसल उत्पादन करने के लिए किसान के क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती है, वही कहलाता है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे किसान
सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करता है, इसके लिए खेत को जोतता है। उसी को हमने बोला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लोइंग द फील्ड। खेत की जुताई करके मिट्टी को तैयार करना ये पहला स्टेप है फसल उत्पादन का, क्रॉप प्रोडक्शन का पहला स्टेप है। प्लोइंग द फील्ड, जोत कर खेत को। मिट्टी खेत को क्यों जोतता है किसान? इसलिए ताकि मिट्टी हल्की हो जाए, बीज का जर्मिनेशन ठीक से हो और रूट का पेनेट्रेशन इन द सॉइल सही तरीके से हो। इसी के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है फॉर में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लोइंग द फील्ड। मिट्टी हल्का बनाया जाता है ताकि सीडलिंग आसानी से निकल सके, बीज जर्मिनेट करके ऊपर की तरफ बढ़े और रूट को भी अंदर की ओर जाने का अवसर मिले। इसी के लिए खेत को जोता जाता है, मिट्टी को हल्का बनाया जाता है। मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लोइंग द फील्ड, इट्स मेन पर्पस इज to loosen the soil for the proper germination of seed and penetration of root into the soil. Sowing का मतलब होता है बुआई करना, scattering of seed in the plowed field, बीज को छितरा देना जोते हुए खेत में, उसी को हम सोइंग कहते हैं। सोइंग का दो मेथड आजकल है, एक तो स्कैटरिंग है, स्प्रेडिंग या ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, जिसमें किसान बीज को लेके इधर उधर चारों बगल छीट देता है, वो हुआ स्कैटरिंग और ब्रॉडकास्टिंग मेथड। आजकल सीड ड्रिल मशीन आया है जो ट्रैक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है और वो हर खांच में बीज अपने आप मिट्टी में चलता जाता है। तो वो साइंटिफिक मेथड है, सीड ड्रिल के द्वारा भी बुआई की जाती है। तीसरा जो स्टेप है अप्लाइंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। अप्लाइंग मतलब इस्तेमाल करना, मैनर एंड फर्टिलाइजर। अप्लाइंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर का मतलब है बीज बुआई के बाद खाद या उर्वरक डालना है खेतों में। ये प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। मैनर बायोलॉजिकल होता है, लिविंग सोर्स से प्राप्त होता है। फर्टिलाइजर केमिकल होता है और ये फैक्ट्री में तैयार होता है। मैनर और फर्टिलाइजर में कुछ डिफरेंस भी होते हैं। मैनर स्लो प्रोसेस से काम करता है खेतों में, फर्टिलाइजर क्विकली वर्क करता है। मैनर में न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है, फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा होती है। मैनर कई प्रकार के होते हैं, फार्म यार्ड मैनर, कंपोस्ट, ग्रीन मैनर। मैनर क्या है? आप जो खेतों में गोबर राख डालते हैं, सड़े गले पत्ते डालते हैं, जानवरों के एक्सक्रीटा पदार्थ को डालते हैं, काऊ डंग हुआ, यूरिन हुआ, ये सब जो आपने डाला खेतों में वो मैनर हुआ। फर्टिलाइजर केमिकल न्यूट्रिएंट है, जैसे किसान खेत में यूरिया डालता है, नाइट्रोजन डाल के लिए फास्फोरस पोटास डालता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डाई सुपर फॉस्फेट, इस तरह से कई प्रकार के फर्टिलाइजर बाजार में बिकते हैं और उसका इस्तेमाल खेत में किया जाता है। मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथा जो स्टेप है वो है इरिगेशन। ये भी दो तरीके का है, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप। प्राचीन काल में तो तरह तरह के पद्धति थे सिंचाई करने के, ढेकली था, चैन पंप था, है ना। और आजकल ये दो मेथड से सिंचाई होता है। एक है स्प्रिंकलर, वो पानी को फुहारे की तरफ पत्ते पे गिराया जाता है, वो स्प्रिंकलर है। और ड्रिप इरिगेशन में जल को रूट के पास गिराया जाता है, पेड़ पौधे के जड़ के पास डाला जाता है। इस मेथड से जब हम सिंचाई करते हैं तो जल का मिसयूज नहीं होता है, क्योंकि पत्तों पे डाला गया जल पौधे के इस्तेमाल में ज्यादा नहीं आ पाते हैं, वो ज्यादा बर्बाद होते हैं, वेस्टेज होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जो स्लोपी है, जैसे हिली एरिया है, ढालू जगह है, वहाँ पे जड़ के पास पानी डालने में बहुत कठिनाई होगी, वहाँ पर ये स्प्रिंकलर सिस्टम का सिंचाई ज्यादा यूजफुल है। इसमें
कभी कभी पानी का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद है वीडिंग एंड वीडीसाइड। वीडिंग का मतलब है जब हम कोई फसल लगाते हैं तो अनवांटेड प्लांट भी बहुत सारे ग्रोथ करते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम क्रॉप फील्ड either by hand picking or by using kurpi is called weeding. But nowadays some chemicals are also sprayed in the crop field to remove weeds, and these chemical substances are called weedicide. Some important weedicide are 2,4-D, MCPA, ब्यूटाक्लोर। ये सब ऐसे वीडीसाइड हैं जिसका इस्तेमाल किसान आजकल खूब खेतों में करता है। वीड को हम लोग खरपतवार कहते हैं और वीडीसाइड को हम लोग खरपतवार नाशी कहते हैं। तो इस तरह से अगर खेतों में ये जो अनवांटेड प्लांट है, दूब मोथा घास जो जन्म लेते हैं, अगर इनको नहीं निकाला जाए तो हमारे द्वारा जो लगाया गया फसल है उसको कंपटीशन करना पड़ेगा लाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, जल के लिए, क्योंकि ये पौधे जल्दी जल्दी ये सारे चीज मिट्टी से लेके और बढ़ जाएंगे और हमारे द्वारा लगाया गया पौधा छोटा रह जाएगा। बाद में ये इतने बढ़ जाएंगे, इनको सनलाइट भी नहीं मिलेगा। इस तरह से उस पौधे का ग्रोथ क्या हो जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, कम हो जाएगा और फूल फल लगने की बात तो बहुत दूर हो जाएगी। इसलिए इस पौधे को हटाना, इसको खेत से निकाल देना जरूरी होता है। इसी को हम लोग वीडिंग कहते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे फसल ग्रोथ करता है वैसे वैसे उसमें तरह तरह के कीटाणु, सूक्ष्म जीव, फंगस उस पर आक्रमण करते हैं, उस फसल को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो भी चीजें फसल को नुकसान कर सकती है उसको हम लोग एक ही बात में बोलेंगे पेस्ट, उसको पेस्ट बोलेंगे। और इस पेस्ट को खत्म करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल होगा उसको कहेंगे पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड की भी 3 श्रेणियां होती है। एक का नाम है इंसेक्टिसाइड, दूसरे का नाम है हर्बिसाइड और तीसरे का नाम है फंगिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटाणुनाशक, वो कीट को मारता है। फसलों में आपने देखा होगा बैगन में, भिंडी में कीड़े लग जाते हैं, तो ये कीट को मारने वाली जो दवाई छीटी जाती है, खेत में स्प्रे किया जाता है, वो इंसेक्टिसाइड है। कुछ कॉमन इंसेक्टिसाइड का नाम आप सुन लीजिए, DDT, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मेलाथियोन। ये सब दवा का छिड़काव कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। दूसरा है फंगिसाइड। फसलों में फंगस का भी प्रकोप होता है। फसलों में जब फंगस का प्रकोप होता है तो उससे फसलों में जो बीमारी जन्म लेती है उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू, बिल्ट, लाइट ब्लाइट, रस्ट। ये सब नाम दिए जाते हैं उस रोग को जो फंगस के द्वारा लगता है। जैसे लेड ब्लाइट इन पोटैटो, ये आलू में लगने वाला रोग है ड्यू टू फंगस। रस्ट इन व्हीट प्लांट एंड पैडी, धान और गेहूं में रस्ट की बीमारी लगती है, ये भी फंगस के द्वारा होता है। शुगर केन में ईख में रेड रॉट होता है, लाल सड़न रोग, ये भी फंगस के द्वारा होता है। तो फंगस को खत्म करने के लिए जिस दवा का छिड़काव किया जाता है उसको बोला जाता है फंगिसाइड। और कुछ फंगिसाइड का नाम है सल्फर कॉपर, डाइथेन M45। ये सब नाम है उस दवा के जो फंगिसाइड के रूप में फसल में इस्तेमाल होता है। तीसरा है रोडेंटिसाइड। फसल को चूहे, गिलहरी ये भी नुकसान करते हैं, फसल को काट डालते हैं, जड़ में छेद कर देते हैं, फसल को सुखा देते हैं, बिल बना देते हैं खेतों में, बालियों को तोड़ तोड़ के बिल में जमा कर देते हैं। इस तरह से चूहे और गिलहरी भी
फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको रोडेंटिसाइड कहा जाता है। और इसके लिए जिस दवा का इस्तेमाल होता है, जिस केमिकल का इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग जिंक फॉस्फाइड या भी कहते हैं, वारफेरिन भी कहते हैं। अब जब कभी भी फसल पे केमिकल का इस्तेमाल किया जाए उस समय थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये खतरनाक केमिकल अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाए तो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। मास्क लगाकर, नाकों में, हाथ में ग्लव्स पहनकर और हवा के बहने की दिशा में अपने आप को संभाल के खड़ा रखकर खेतों में दवा का छिड़काव करना चाहिए, ताकि उसके फ्यूम्स, उसके वाष्प हमारे नाक के अंदर न प्रवेश करें। और जब दवा छींटने का काम समाप्त हो जाए तो अच्छी तरह से हाथ को और मुंह को साफ कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हमें थोड़ा प्रिकॉशन करना है। इसके बाद का स्टेप होता है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। इसके बारे में भी आप पहले से जानकार हैं। हार्वेस्टिंग इज कटिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप एंड देयर गैदरिंग। फसल जब पक के तैयार हो जाता है, काटने लायक हो जाता है, तो किसान उसकी कटाई करते हैं। उसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं। कटाई के लिए प्राचीन काल से हंसुआ का इस्तेमाल हुआ है, जिसको आपकी किताब में सिकल नाम दिया है, फिगर भी दिए गए हैं। आजकल और भी बड़े बड़े आकार के मशीन आ चुके हैं जो फसल की कटाई भी करते हैं, थ्रेसिंग भी साथ में कर देते हैं। तो सिकल जो है वो बड़ा ओल्ड ट्रेडिशन है कटाई का। आजकल एक से एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आ चुके हैं दुनिया में, जो किसी काम को बहुत जल्दी समाप्त कर देते हैं, फास्टली करते हैं, एक्यूरेटली करते हैं। तो इसको हार्वेस्टिंग कहा गया कटाई को। थ्रेसिंग कहा गया सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चैफ। चैफ मतलब वो खलिहान जो है जहां बोझा जमा है, जहां बोझा जमा किया है, उससे अनाज को अलग करना, आइदर बाय बीटिंग, बीट के। पहले प्राचीन काल में तो लोग बीट करते थे, पीटते थे हार्ड सरफेस पे। आजकल तो थ्रेसर के द्वारा थ्रेसिंग होता है, भूसा अलग, अनाज अलग होती है। तो इसी को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चैफ, यानी कि बोझे से कटे हुए फसल से अनाज को अलग करने की क्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। विनोइंग, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम हे। हे माने भूसा। पहले तो लोग लाठी से पीट पीट करके भूसा अनाज एक साथ इकट्ठा होता था। उस समय थ्रेसर तो था नहीं, तो लोग सूप में उठा के थोड़ा हल्के से हवा में इस तरह से गिराया करते थे, तो अनाज अलग और भूसा अलग हो जाया करता था। तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम हे विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर, बहती हवा में जो हमने किया वो कहलाया विनोइंग। और उसके बाद अंतिम जो स्टेप होता है किसान का, वो है स्टोरेज, यानी संग्रह करना। बीज को हम संग्रह करते हैं बोरे में पैक करके, प्लास्टिक के बोरे में या सुतली के बोरे में, अच्छी तरह सुखाकर। बीज में कम से कम 14% से नीचे नमी हो, तभी बीज का स्टोरेज सही तरीके से हो सकता है। अन्यथा जिस बीज में मॉइस्चर की मात्रा 14% से अधिक होगी, वो बीज धीरे धीरे अंदर ही अंदर खराब हो जाएंगे, फंगस के प्रकोप से नष्ट हो जाएंगे। और स्टोरेज करने के लिए जो सबसे पहली क्रिया है कि बीज को अच्छी तरह 2-3 दिनों तक धूप में सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद उसको अच्छी तरह से कुछ दवा मिला के, केमिकल मिला के उसको या तो साइलो में, जिसको हम लोग कहते हैं धातु की कोठी, जो आजकल मिलता है बाजार में। प्राचीन काल में तो मिट्टी की कोठियां हुआ करती थी, आजकल तो स्टील की कोठी आ गई है, उसमें रखा जाए अच्छी तरह सुखाकर बीज को, ताकि नमी की मात्रा कम हो। इसी को हम लोग कहते हैं स्टोरेज। इसके बाद स्टोरेज ऑफ ग्रेन एंड प्रिकॉशन। प्रिकॉशन के रूप में यही है कि बीज में नमी की मात्रा कम से कम करके
आप बीज को जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे गेहूं किसान काटेगा तो गेहूं को जमा करेगा, क्योंकि ये गेहूं उसको अभी 1 साल तक खाना है, तो इसके लिए उसको कोठी में रखेगा, सैलों में रखेगा और वहां पे उसको अच्छी तरह सुखा करके या दवा मिला के रखेगा, ताकि उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जन्म न ले, वो अनाज खराब ना हो। पेरिसेबल फूड बोला जाता है उसको, विच इज इजिली गेट स्पॉइल्ड when kept for some time at room temperature। जैसे मांस हो, मछली हो, साग हो, सब्जी हो, दूध हो, इसको अगर आपने रूम टेम्परेचर पर कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया तो ये कुछ देर के बाद खाने के लायक नहीं रहेंगे। इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रकोप हो जाएगा और इनमें सड़न और गलन पैदा हो जाएगी। तो ऐसे खाने पीने के आइटम को पेरिसेबल फूड बोलते हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इनको स्टोरेज करने के लिए फ्रीजर का इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होता है। उसमें आप इसको रखेंगे तो एट लो टेम्परेचर, कम तापक्रम मिलेगा वहां। ठंडा में ये चीजें जल्दी खराब नहीं होंगी, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादातर निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव रह जाते हैं, और इनएक्टिव स्टेट में हमारा खाने पीने का आइटम जल्दी खराब नहीं होता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डोमेस्टिकेशन, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री। डोमेस्टिकेशन का मतलब है किसी खास पर्पस के लिए कुछ जानवरों को पालतू बनाया जाना, ये कहलाता है डोमेस्टिकेशन। फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस व्हेन एनिमल आर डोमेस्टिकेटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। जैसे घर में लोग कुत्ते को पालते हैं घर की रखवाली के लिए, बैल पाला जाता है खेत को जोतने के लिए, बैलगाड़ी को खींचने के लिए, है ना। गाय को पाला जाता है दूध के लिए। तो इस तरह से जब हम जानवरों को पालतू बनाते हैं, अपने घर में रखते हैं, उनका खान पान का ध्यान रखते हैं, तो उसी को हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि डोमेस्टिकेशन का मतलब स्पेसिफिक पर्पस, खास उद्देश्य के लिए जब हम किसी जंतु को पालते हैं तो वही कहलाता है डोमेस्टिकेशन। जैसे गाय भैंस को पाला जाएगा तो एक ही पर्पस होगा, दूध प्राप्त करना। बैल को लोग पालते हैं तो एक पर्पस होता है गाड़ी खींचना या हल जोतना। तो ये हुआ डोमेस्टिकेशन। और लाइव स्टॉक का मतलब होता है जब कई तरह के डोमेस्टिकेटेड एनिमल को हम एक साथ मिला जुला के कहें, जैसे कोई आदमी गाय भैंस बकरी बैल सब पाल रखा है, तो वो सब मिलजुल कर एक साथ लाइव स्टॉक कहा गया। और एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, पशुओं को पालना, भोजन देना, प्रजनन के लिए प्रोत्साहित करना ताकि उसकी संख्या खूब बढ़े, वही कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तरह तरह के जानवरों को पालना, उनकी देखभाल करना, उनको भोजन देना, उनको हर तरह से देखभाल करना और प्रजनन के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि अगर वो प्रजनन नहीं करेगी, अपना संतान पैदा नहीं करेगी, तो फिर उसकी आबादी नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें मिलजुल करके कहलाती है एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। अब अगला है ड्रॉट एनिमल। जानवरों की भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। जैसे जानवर कई उद्देश्य के लिए पाले जाते हैं, दूध के लिए, मांस के लिए, अंडे के लिए, फाइबर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना, लेदर के लिए, तरह तरह के काम के लिए जानवर को पाला जाता है। ड्रॉट एनिमल उनको बोला जाता है जो खास तौर पे हमारी खेती बाड़ी के कार्य में सहयोग करे, उसको कहा जाता है ड्रॉट एनिमल। जैसे डंकी है, हॉर्स है, बुलॉक है, बैल है, ये कैमेल है। इसके पालने का मेन पर्पस क्या होता है? गाड़ी खींचना, ट्रांसपोर्टेशन करना, माल को इधर से उधर पहुंचाना या हल जोतना। इस काम के लिए जब जानवरों को पाला जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ड्रॉट एनिमल। अब चलते चलते
एक दो बातें हम और समझा देना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर का मतलब तो कृषि होती है, लेकिन एग्रीकल्चर एक वास्ट बहुत बड़ा सेंस लेकर के ये वर्ड है। ऐसे भी कहा जाता है एग्रीकल्चर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। यह संसार का सबसे बड़ा उद्योग है। बहुत सारे लोग, लगभग 60% आबादी, पॉपुलेशन इस फील्ड में इंगेज है। इसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। और एग्रीकल्चर में केवल अनाज उत्पादन ही नहीं आता है, इसके साथ साथ रियरिंग ऑफ एनिमल भी आता है, जानवरों को पालना भी आता है। यानी एनिमल हस्बेंड्री प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, ये दोनों मिलजुल करके एग्रीकल्चर कहलाता है। इसको हम लोग खेती बाड़ी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब ऐसे तो हिंदी में बोला जाता है उसको उद्यान विज्ञान। उद्यान माने बाग बगीचा, फलदार वृक्षों की खेती, पुष्पों की खेती, सब्जियों की खेती, इन सबको हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। आपकी किताब में तरह तरह के फिगर भी दिए हुए हैं। इस फिगर को बड़ा ध्यान से देखिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग अपने अपने किताब की व्यवस्था कर लें, क्योंकि अगर आपके पास किताब ही नहीं होगी तो न आप तो कुछ समझेंगे और न आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी संभव हो स्कूल से कंसल्ट कीजिए, स्कूल से अपने किताब की व्यवस्था कीजिए, कराइए और पढ़ाई के कार्यक्रम को शुरू कीजिए, क्योंकि समय ऐसे भी बहुत लॉस हो चुका है और अब हमको उस समय का फुलफिल करना है। ये आपकी किताब के तरह तरह के ये जो डायग्राम दिए गए हैं, इस डायग्राम के नीचे हिंट दिया है, इसको देखिए, समझिए, पढ़िए और इसके अभ्यास को करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, तरह तरह का एक्सरसाइज दिया है आपको, ये सब एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास कीजिए और जहां कहीं कोई दिक्कत आएगी फिर हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो समाप्त हुआ। अब आप लोग अपने अपने किताब की मदद से इसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिए और अच्छी से तैयारी कीजिए। हम फिर आपसे मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ बहुत जल्द। तब तक आप लोग अपना पहला चैप्टर तैयार कर लीजिए।